शादी के बाद आपने इंडस्ट्री में काम किया, पहली बार ब्रेक कब मिला आपको? सबसे पहले अपना नाम चेंज किया। उषा के जीवन की वो कौन ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उषा से पाखी हेगड़े बना दिया और युवा दिलों की धड़कन बन गई पाखी हेगड़े? तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और पाखी हेगड़े की जोड़ी इतनी जबरदस्त थी, इतनी सुपरहिट थी, तो दूरी क्यों है इतना? मुझे ये था कि अगर ये नहीं तो मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूंगी। ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होने को आया ही था, आई गॉट अ प्रपोजल और शादी करा दी गई। मुझे बनना था सीए, मतलब प्यार नहीं रहा है, मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहा। मेरे परिवार में मैं मेरी बेटियां 2 और मेरी मम्मी हैं कि जब आप अपनी कोई वीकनेस दिखाएंगी लोग उसका एडवांटेज लेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी वीकनेस का टॉपिक बंद करिए। निरहुआ रिक्शा वाले से केवल पूरा चर्चे में आ गई और युवा दिलों की धड़कन बन गई। जी, मतलब इंडस्ट्री का एक वो ऐसा फिल्म रहा जो सालों सिनेमा हॉल में चलते रह गया था, निरहुआ रिक्शा वाला। जी। तो आज के समय में आपको क्या कमी लग रही है जिस वजह से ज़्यादातर तो फिल्मों को सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है, और जिन फिल्मों को अगर सिनेमा हॉल भी मिल रहा है तो 1 से 2 दिन में सिनेमा हॉल से फिल्में हट जाती है, दर्शक जा नहीं रहे हैं? तो जो बिजनेस करने बैठेंगे वो फिल्में नहीं बना सकते, और अच्छी फिल्मों के लिए जरूरत होती है अच्छे प्रोड्यूसर्स की जो इन चीजों को और इस सेंटिमेंट को समझे। पुष्पा जैसी पिक्चरें आपको देखने मिल रही है तो क्यों जाएगा थिएटर में धक्के खाते हुए ऐसी फिल्में देखने के लिए जिसका मतलब एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे वो फिल्म का काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक महिला अभिनेत्री के तौर पे किन किन समस्याओं का सामना करने को मिला आपको इंडस्ट्री में? पे रवैया थोड़ा सा ऐसा था कि भाई हम आपको काम दे रहे हैं, तो आपको जब हम काम दे रहे हैं तो आप हमको क्या दे रहे हैं? मैंने कहा काम ही नहीं करना, काम वही करूंगी जहाँ पे लगेगा मुझे मेरे टैलेंट पे काम मिल रहा है, और जहाँ जहाँ लोगों को लगेगा कि भाई ये काम के अलावा भी कुछ एंटरटेन करेंगी तो सॉरी बॉस, सी यू, गुड बाय। अच्छा, मतलब ये सच्चाई है जिसपे हमेशा चर्चा होता है, स्टूडियो टाइप कुछ है इंडस्ट्री में? 100% होता है। अगर कमरे में बुला रहे तो आप क्यों जाए? कमरा तो नहीं है ना शूटिंग करने की जगह। अच्छा, एक समय में बॉलीवुड वाले भोजपुरी में आके काम करते थे। एक सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आके भोजपुरी में काम किए हैं, अजय देवगन भोजपुरी में आके काम किए हैं, धर्मेंद्र भोजपुरी में आके काम किए हैं। अगर बिहार हिट तो इंडिया हिट, ये हिंदी फिल्मों का आकलन है। तो अब जब इतनी उनको क्लैरिटी मिल गई, हमारी फिल्में जब लगती थी, सलमान खान जी की भी फिल्म लगी है और हमारी भी एक थिएटर में फिल्म लगी है, हमारी फिल्मों को भी उतना ही क्राउड है और उनकी फिल्मों को भी उतना ही क्राउड है। जो मुन्नी बदनाम हुई गाना है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए, ऐसे करके कुछ। तो आप जितनी साउथ की फिल्में उठा के देखिए उसमें आपको विलन जरूर बिहारी दिखेगा। अच्छा, फिलहाल की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इसे माना जाता है कि पवन खेसारी के कंधे पे टिकी हुई है। हमारे इंडस्ट्री के 2 दिग्गज अच्छे सिंगर्स वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। पवन जी का मुझे कर्पूर गौरम जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, और मेरे दिन भर में मतलब एक बार मेरे घर पे वो जो मैं पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद में वो चलता ही है। वैसे ही खेसारी जी का आप देखेंगे उनकी कोई ना कोई न्यूज और उनके कोई ना कोई गाने अच्छे चलते ही रहते हैं। अभी वरुण धवन जी के साथ में वो तहलका मचा रहे किसी गाने में। रवि किशन जी के साथ में हमेशा ये रहा है, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ, मैं तुम्हारे साथ में तुमको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ रवि जी आप ही सिखा रहे हैं, मैं कैसे करता। पवन सिंह के साथ एक फिल्म थी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, बहुत बड़ी हिट रही है। आज भी उस फिल्मों का क्लिप खूब ज्यादा वायरल होता है। तो उस फिल्म का कोई ऐसा पल या पवन सिंह के साथ कोई ऐसा पल जो आप साझा करना चाहें? आप जिससे प्यार करते हो आप उसको हमेशा खुश रखेंगे और उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे, उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं या दबाएंगे नहीं, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। सो प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, एक पहिया थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया तो फिर खत्म है। प्यार जबरदस्ती पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पवन सिंह के लिए व्यक्तिगत अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? पवन जी को क्या ही कहूंगी, पवन जी मुझे दीदी बुलाते हैं तो अच्छा, दीदी बोलते हैं। वैसे खेसारी जी मुझे बोलते हैं आप हमारी गार्जियन हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अनमोल टॉक्स देख रहे हैं। आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है। हमारे साथ है भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री, दमदार अदाकारा पाखी हेगड़े जी। स्वागत है, कैसी हैं पाखी जी? थैंक यू सो मच, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन कराने के लिए थैंक्स अ लॉट। शुरू करते हैं आपकी बचपन से और आपके जीवन की शुरुआत से। कैसे इंडस्ट्री में आपने शुरू किया, बचपन की शुरुआत कैसे रही, और कब लगा आपको कि हाँ मुझे इंडस्ट्री के लिए काम करनी चाहिए, भोजपुरी सिनेमा में काम करना चाहिए? मुझे लगता है इसमें तो पूरा आपका एपिसोड ही निकल जाएगा। बचपन से हमेशा ख्याली पुलाव तो पकाते रहे हम लोग कि एक्टिंग करनी है। मतलब मेरे बचपन के टाइम पे आई रिमेंबर मुझे श्रीदेवी जी बड़ी पसंद आती थी और उनकी कई सारी फिल्में बैक टू बैक मैं देखती थी। जैसे श्रीदेवी जी हुई, ऐसे जयाप्रदा जी हुई, तो इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। उनका अभिनय, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस मूवमेंट्स मुझे बड़े पसंद रहते थे। ऑफकोर्स उस टाइम पे कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। अमिताभ बच्चन जी को देखती थी और बोलती थी सच अ लेजेंडरी एक्टर, मतलब कभी मिलने का मौका मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इट वाज, बोलते ना कि लाइफ में कभी वो ट्विस्ट आएगा जहाँ पे मैं एक्टिंग में आऊँगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
मतलब बचपन से ही चाहत थी इंडस्ट्री में आना या कुछ और था नहीं, पढ़ाई के समय में? सिर्फ सपने थे कि एक्टिंग ऐसी करूँगी, ऐसे करूँगी, कहाँ करूँगी कुछ नहीं, बट एक होता ना जैसे कि एक्टिंग करना है और अच्छा लगता है, वो मेरा कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड मेरा वो एक कहीं बन रहा था कि मुझे एक्टिंग पसंद है। तो एक्टिंग जिनको जिनको पसंद है, ज़रूरी नहीं हर कोई एक्ट्रेस हो, लेकिन बस पसंद था। डांस करना खूब अच्छा लगता था, मतलब हर फंक्शन में, हर एक के कॉम्पिटिशन्स में जहाँ भी जाते थे ऑलवेज़ फर्स्ट आते थे, प्राइज़ ले लेते थे। तो वो जो मतलब होता ना, अंदर एक था ऑलवेज़ जुनून के कुछ करना है, लेकिन वैसा मौका कभी मिला नहीं। और ऑफ कोर्स बहुत छोटी एज में ही, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन, पहले कैसे होता था ना कि आपको नर्सरी, जूनियर केजी और ये सब नहीं होता था, सीधा नर्सरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए, उसके बाद में आपका 10th तक, मतलब समझिए आपकी 18-19 के एज में आपकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट होती थी। तो बाय द टाइम ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होने को आया ही था, आई गॉट अ प्रपोजल और शादी करा दी गई। तो ऑफ कोर्स सपने सब धरे के धरे रह गए। मुझे करना था कंप्यूटर, मतलब मुझे करना था, मुझे बनना था सीए, मुझे अपना करियर करना था और चाह रही थी, तो घर से परमिशन मिल नहीं रही थी, तो उनको उल्लू बना के सीएस का कोर्स करना शुरू कर दिया, ये समझा के कि ये सीए वो ये कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों में होता है, साउथ इंडियन फैमिलीज़ में डॉवरी का सिस्टम बड़ा होता है, सीए है तो ये रेट तय है, डॉक्टर है तो ये रेट तय है, तो ऐसे सब रेट्स तय होते थे, और इसलिए थोड़ा चीट करके उनको चाह रही थी। लेकिन उसी वक्त कोई प्रपोजल आया और शादी कर दी, तो हो गए, सपने धरे के धरे लग गए, घर के काम, चूल्हा चौका। शादी के बाद आपने इंडस्ट्री में काम किया, पहली बार ब्रेक कब मिला आपको? ब्रेक पहले मिलने के हिसाब से तो पहले मैं मतलब शादी के जीवन से सिंगल आउट हुई, जब कुछ ऐसी चीज़ें रही वैवाहिक जीवन में जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे बच्चियों के साथ में ठीक नहीं होगा और ज़्यादा गो थ्रू करना, तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने से कुछ करना है और अपने टैलेंट पे करना है। क्योंकि मेरे परिवार के सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको कभी टैक्स करूं, उन पे और प्रेशर बनाऊं, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं वापस उनके ऊपर जाकर बोझा बनूं। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अपने टैलेंट पे क्या कर सकती हूँ। बीइंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली विच इज़ वेरी इंट्रोवर्ट फैमिली, आपको इतना ईजीली कहीं पे भी मतलब उस वैवाहिक जीवन के बाद में आपको वापस काम करना बहुत पॉजिटिवली देखा नहीं जाता, का मौका नहीं मिलता। जब वही नहीं देखा जाएगा तो ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत दूर दूर तक अच्छा नहीं माना जाता, जबकि मेरे खुद के जीजाजी भी इसी फील्ड में हैं। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना नाम चेंज किया और अपना फील्ड चेंज कर लिया। मैं साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, इसलिए मैंने साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ नहीं किया, हिंदी फील्ड में कुछ नहीं किया, और मैंने प्रेफर किया कि मैं कहीं ऐसे मीडियम में काम करूं जहां मुझे कोई नोटिस ना करे। और इसीलिए मैंने DD1 चूज़ किया, जहां पे मुझे मतलब थोड़ा एक्टिंग मेरी तराशने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। स्ट्रेट अवे हाउसवाइफ टू जंप टू एक्टिंग फील्ड, तो आप सोचेंगे मतलब 360 डिग्री टर्न था मेरे लाइफ का। लेकिन ये बोल्ड स्टेप मुझे लेना था और मेरी ज़िंदगी को आजमाना था, वरना मुझे ये था कि अगर ये नहीं तो मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूंगी। अच्छा, आपने बताया कि नाम चेंज किया, तो बचपन में क्या नाम था आपका? मेरा नाम रहा है बड़ा बुरा सा नाम रहा है, जिस नाम से मुझे कभी मतलब प्यार नहीं रहा है, वो नाम मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहा, जबकि नाम बड़ा प्यारा था। तो मेरा नाम था उषा। अच्छा, उषा जी। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश इसीलिए की कि मैं चाह रही थी कि मुझे लोग जाने ना, लेकिन मैं काम करूं और कुछ अपने दम पे कमा के अपने परिवार का ध्यान रखूं। तो मेरे परिवार में मैं मेरी बेटियां 2 और मेरी मम्मी हैं। तो अम्मा मेरे साथ में ही शिफ्ट हो गई, बिकॉज़ बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। बट मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखी कि जब भी आप कोई मतलब मैंने समझा जब मैं काम कर रही थी कि जब आप अपनी वीक साइड किसी को दिखाएंगे तो मुझे लगता है लोग वो चीज़ों को एडवांटेज में लेंगे और फिर आपको उतना सीरियसली कोई लेगा नहीं, आपके टैलेंट को सीरियसली लेगा नहीं। और मुझे कई मेरे जानकार जो बुज़ुर्ग थे, जो मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताते थे, उन्होंने भी यही कहा
कि जब आप अपनी कोई वीकनेस दिखाएंगी तो लोग उसका एडवांटेज लेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी वीकनेस का टॉपिक बंद करिए। तो मैंने सबसे, कोई पूछता था आपके परिवार में कौन है, मेरी फैमिली है, मैं फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, इतना बोल के मैं छोड़ देती थी। एक्टिंग के बारे में पूछते तो मैं बोलती थी मैं एक्टिंग कर रही हूँ शौकिया तौर पे, आपको प्रोजेक्ट से मतलब है, आप काम बताइए, आपका काम डिलीवर होगा, उस काम से काम रखिए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जोड़ी नहीं, जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बनी, जब तक मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं कमा लिया। तो मैंने तो शुरू किया था यही सोच के कि चलिए देखेंगे होता है, बस बच्चों के लिए कमा लूँगी उतना काफ़ी है, उनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, 10 तक पढ़ाई लिखाई करा दूँगी और उसके बाद में फिर उन लोग अपने अपने जीवन को जी लेंगे। तो यही सोच के मैंने, तो कब आपको लगा कि आप सही रास्ते पे हैं? मैंने 2005 में जब मैंने शुरुआत की तो सबसे पहले कैमरा फेस करते वक्त बहुत डर रही थी, देख के कैमरा भाग भी जाती थी, ऑडिशन 1-2 करती थी, लगता था ये जीवन में मैंने कभी किया नहीं, मैं ये कैसे करूँगी, जाके कोने में बहुत रोती थी कि ये मैं कैसे करूँगी। फिर कई लोगों के साथ में डिस्कस भी करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे हो जाएगा, 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, तीसरी बार कर लोगी, तुमने कभी किया नहीं है, तुम कई साल तक घर के बाहर तक नहीं स्टेप किए हो, तो तुमको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें सुनी और समझी तो लगा कि हाँ, शायद मुझे फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और करते करते मुझे एक छोटे छोटे एड्स मिल गए जिसमें मैं ओके हो गई, अच्छे एड्स थे वो किए। उसके बाद में एक टेलीविज़न शो ऑफ़र हुआ जो मेरे लिए पहला बड़ा ब्रेक था। हाँ, उसके पहले भी कुछ ऑफ़र हुआ था लेकिन किसी कारणवश मैंने वो नहीं किया। मैंने ऑप्ट किया ये मीडियम, हिंदी फिल्म मिली थी लेकिन मैंने वो नहीं की और मैंने ऑप्ट किया इस टेलीविज़न शो को जो DD1 का था। तो मुझे लगा DD1 है, कोई पहचानेगा नहीं, हम लोग तो मुंबई में पले बढ़े हैं, मुंबई में जिस तरीके से परिवार हमारा फैला हुआ है, हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे खुद के जीजाजी फिल्म इंडस्ट्री में है, तो मैं थोड़ा सा सहम के भी रहती थी कि फैमिली के लोग भी आसपास ही है। तो जब हमने ये टेलीविज़न शो मुझे मिला तो मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करती हूँ। इन्होंने कहा कि बस 13 एपिसोड का है, तो मुझे भी राहत थी कि बस 13 एपिसोड में तो ख़त्म हो जाएगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। और मैंने शुरू किया टेलीविज़न शो। तो जब शुरू हुआ तो 13 एपिसोड का वो 3 साल तक चला और DD1 पे वो सतत नंबर 1 रहा। अच्छा। तो कंटिन्यूसली नंबर 1 रहने की वजह से मैं जो रीजनल लेवल पे लोग देखते थे उनकी मैं स्टार बन गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा घर होगा जो उस ज़माने में DD1 देखता था। 2005 की बात करी मैं, 2004 और 5 की बात करी, तो उस टाइम पे हर कोई अपने घर में DD1 देखता ही था, नेशनल टेलीविज़न था। और सबसे ज़्यादा लाइक करते थे वो लोग हमारा शो जो बुधवार को आता था। वो कई कमेंट्स आते थे कि हम लोग जनरेटर की एनर्जी बचा के रखते हैं ताकि आपका वो आधे घंटे का शो हम देख पाएँ। तो बड़ा मतलब बहुत खुशी महसूस होती थी कि लोग बड़ा पसंद करते थे और कहीं ना कहीं टेलीविज़न की स्टार, DD1 की स्टार आप बोल सकते हैं, मैं बन गई थी। अच्छा, उषा के जीवन की वो कौन ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उषा से पाखी हेगड़े बना दिया और युवा दिलों की धड़कन बन गई पाखी हेगड़े? मुझे लगता है पाखी तो मैं फर्स्ट फिल्म से ही बन गई थी, उस पन्ने को मैं वहीं पे फाड़ के फेंक चुकी थी। और मेरा जीवन का ध्येय सिर्फ यही था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकती हूँ, उनके लाइकिंग के लिए, उनके अच्छे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब फर्स्ट फिल्म थी निरहुआ बैरी पिया, सेकंड फिल्म थी सैया से सोरो सिंगार जो रवि किशन जी के साथ में थी, और थर्ड फिल्म थी जो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है और थोड़ी मैं ओवरवेल्म भी होती हूँ जब ये बात करती हूँ। तो तीसरी फिल्म थी मेरी निरहुआ रिक्शा वाला। अच्छा जी, निरहुआ रिक्शा वाले से केवल पूरा चर्चे में आ गई और युवा दिलों की धड़कन बन गई। जी, ढेर ना उड़ा पर दे। उनको नहीं पता था कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी थी वहाँ पे। बट निरहुआ रिक्शा वाला एक ऐसी फिल्म रही जो मतलब मैंने भी अपनी आत्मा उसमें झोंक दी थी। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, लोगों का उस फिल्म से जुड़ाव बहुत अच्छा हो गया था और बाय दैट टाइम मैं टेलीविज़न की स्टार थी, तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस था एक परफॉर्म करने का। उसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो 5 मिनट के सीन्स थे और 5 मिनट के सीन 1 टेक में देना इजी काम नहीं होता। तो वो सब सीन्स मैंने 1 टेक में दिए और वो जो सिनेमा देखने जो भी आता था बोलते थे कि ये लड़की सुपरस्टार है।
ये लड़की इधर राज करेगी। मतलब इंडस्ट्री का एक वो ऐसा फिल्म रहा जो सालों सिनेमा हॉल में चलते रह गया था, निरहुआ रिक्शा वाला। जी, बहुत ही लोगों ने उसको प्यार दिया और नो डाउट स्क्रिप्ट भी बहुत सुंदर थी, हर एक का परफॉर्मेंस अच्छा था उसमें, हर एक जो किरदार था वो हर एक किरदार उस फिल्म से हीरो बना है। वो चाहे राइटर हो तो राइटर आज बड़े डायरेक्टर बने हैं, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो आज बड़े डायरेक्टर बने हैं रजनीश जी, उसके जितने एक्टर्स हैं, मनोज टाइगर जिनको हम चचुआ बुलाते हैं, सुशील भैया जो मेरे भाई के रोल में थे, या गोलू, हर एक कोई अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, दिनेश लाल यादव वहाँ से सांसद तक बन गए। बिल्कुल, उनकी जर्नी वहाँ से वहाँ तक की है, ताकि आपके सामने बैठी आज अनमोल टॉक्स शो पे आई है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई। तो उस फिल्म का कोई ऐसा पल रहा जो कि आज भी याद आता है? उस फिल्म के तो काफ़ी पल है और बहुत फ़नी मोमेंट्स भी हैं जो हमेशा ही याद रहेंगे। कई फिल्में जैसे होते हैं ना, आप उनको जीते हैं, तो मुझे लगता है वो वैसी फिल्में बहुत कम भी बनती है। तो उस फिल्म को हमने जिया है। उस फिल्म में जितना मतलब हम काम जो भी डिलीवर हुआ है वो ऐसा था कि एक टीम वर्क हुआ करता था, हम लोग डिस्कस करते थे। फिल्में वैसी कम बनती है, जब फिल्मों में हर एक का कंट्रीब्यूशन एकदम स्ट्रांग होता है ना, वो फिल्में टॉप तक जाती हैं और नाम करती हैं। उस फिल्म का म्यूज़िक भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ही एकदम बोलते हैं ना संगीतमय इंडस्ट्री है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, और संगीत अगर अच्छा हो किसी भी फिल्म का तो वो फिल्म आपकी 50% वहीं जीत गई है। तो आज के समय में आपको क्या कमी लग रही है जिस वजह से ज़्यादातर तो फिल्मों को सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है, और जिन फिल्मों को अगर सिनेमा हॉल भी मिल रहा है तो 1 से 2 दिन में सिनेमा हॉल से फिल्में हट जाती है, दर्शक जा नहीं रहे हैं। वहीं साउथ की फिल्में की अगर बात करें तो साउथ से आके लोग अगर पटना में इवेंट करते हैं तो पूरा गांधी मैदान भर जाता है, सिनेमा हॉल में भीड़ रह रही है, हाउसफुल चल रही है मूवी। पुष्पा 2 जैसी फिल्में इतनी बड़ी फिल्म बन जा रही है, और यूपी बिहार की भोजपुरी की फिल्में जिसके लिए कभी लंबी लाइन लगा करती थी, आज उसी फिल्म के लिए लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक नहीं। देखिए, आप क्वारंटाइन जैसे कोविड का टाइम था और उसके बाद में सडनली लोगों का घर में बैठना हो गया था। जब सब कुछ ठप हो गया तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कंटेंट चला है, और जब लोगों को तब तक एक्सपोजर नहीं था, यहाँ कंपलसरी लोगों को घर में बैठना पड़ गया और फिर उनको देखना था अपने फ़ोन में क्या चल रहा है। तो डिजिटल कंटेंट ने जो अलग छलांग मारी है, डिजिटल कंटेंट एकदम सुप्रीम पे आ गया जिसका पहले नामो निशान तक नहीं था। तो डिजिटल कंटेंट जब लोगों को मिलने लग गया तब उनको समझ में आया, अरे हम एक क्या क्या कंटेंट देख रहे हैं और हमारे पास क्या क्या कंटेंट है हमारे फ़ोन में, और लोग बड़े तेज़ हैं, लोग समझते हैं, वो उनको आप बुली नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में लोगों ने देखा कि साउथ की फिल्में कितना अच्छा कर रही है, और ये कोशिश हमने भी हमारी भोजपुरी फिल्मों में करने की कोशिश की थी। जितनी मेरी दिनेश जी की फिल्में रही हैं, हमने ज़्यादातर टेक्नीशियन साउथ से लिए हैं जो बड़े पर्टिकुलर होते हैं, जो टेक्नीशियन वाइज भी अगर देखेंगे उनकी टेक्निक्स काफ़ी फॉरवर्ड है, वो अपने टेक्निक्स में बड़े मास्टर हैं। तो जितना काम हम करते थे वो हमारा पॉलिश्ड काम होता था। यही चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर कमी दिखाई देगी। वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बजट में फ़िल्म बने। पहले बजट फिल्मों के हिसाब से नहीं बनता, पहले बजट बनता था जैसे आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट लिया, उसके बाद में उसका बजट तय हुआ, उसके बाद में फिर हीरोइन का बजट तय हुआ, उसके बाद में फिर आपके टेक्नीशियंस का बजट तय हुआ, और फिर फिल्म का बजट एक तय होता था। उसके बाद में फिर फिल्म बेचने की सोचते थे। अब पूरा सिनारियो उल्टा हो गया क्योंकि कंटेंट हो गया है डिजिटल। और फिर आया कॉरपोरेट सेक्टर। अब जब कॉरपोरेट सेक्टर आया तो पूरी परिभाषा ही बदल गई। आप कॉरपोरेट सेक्टर का वे ऑफ वर्किंग देखेंगे तो उसमें हमारी फिल्मों को बजट दिया जाता है, इस बजट में आपको फिल्म करके देनी है। अब उस फिल्म के बजट में आपको हीरो लाना है, हीरोइन फिर लानी है, तो प्राधान्य दिया जाता है कि भाई हीरो पहले सेलेक्ट कर लें। बजट के हिसाब से जब हीरो सिलेक्ट हो गया है तो उसके बाद में बचे कुचे में निपटाइए फिल्म को। तब फिल्मों का स्तर भी गिरने लग गया। स्क्रिप्ट पे पैसे नहीं डाल रहे हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट मिले, अच्छे म्यूज़िक पे पैसे नहीं डाल रहे हैं कि अच्छा म्यूज़िक बने, जो पहले नहीं हुआ करता था। अगर आपने मुग़ल आज़म देखी होगी ना, तो उसमें भी आपने रियलाइज़ किया होगा कि फिल्में पहले बनती थी, बेचना उसके बाद में, बिकॉज़ ये एक ऐसी कलाकारी है ना जो पैशनेट लोग हैं वही कर सकते हैं। तो
तो जो बिज़नेस करने बैठेंगे वो फिल्में नहीं बना सकते हैं। और अच्छी फिल्मों के लिए ज़रूरत होती है अच्छे प्रोड्यूसर्स की, जो इन चीज़ों को और इस सेंटिमेंट को समझे कि अच्छी फिल्म बनती कैसे है। उसमें म्यूज़िक आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें स्क्रिप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपका हीरो अच्छा होना चाहिए, हीरोइन भी अच्छी होनी चाहिए, हर कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा डायलॉग डिलीवर करे, जो अच्छी तरीके से आपके स्क्रिप्ट को और निखारे। ये चीज़ें बहुत सारी मिसिंग होने लग गई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दर्शक वापस लौटेंगे सिनेमा हॉल में फिर भोजपुरी के लिए? मुझे लगता है, देखिए, हमारे दर्शक बड़े प्यारे हैं, उनको आप जो भी देंगे ना बड़े प्यार से वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको जितना भी हम जितना भी कुछ भी मांगते हैं उनसे बड़े प्यार से दे देते हैं, इतने हमारी ऑडियंस प्यारी है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी उसी ऑडियंस को जब फ़ोन पे सब कुछ मिल रहा है एक बटन टिपने पे, तो काहेला जाएंगे ऐसे थिएटर में जहाँ पे पंखा भी बराबर से चल नहीं रहा है, जहाँ तहाँ थूक के रखा है, पान थूक के रखा है, वहाँ पे सीट्स में ऐसी सीट्स बनी हैं कि जिसमें बैठो तो सीधा अंदर ही चला जाए। आप समझ रहे हो? तो इंसान क्यों चाहेगा, जब आपके फ़ोन पे सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है, पुष्पा जैसी पिक्चरें आपको देखने मिल रही है, तो क्यों जाएगा थिएटर में धक्के खाते हुए ऐसी फिल्में देखने के लिए जिसका मतलब एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे वो फिल्म का काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारे कई लोग आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जो आपकी फ़िल्म को पूरक नहीं बनाती, उस स्टैंडर्ड के लेवल पे नहीं खड़ा करती है जिस स्टैंडर्ड पे फ़िलहाल ज़माना चल रहा है। तो उस ज़माने के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग थोड़े असमर्थ रह रहे हैं। अच्छा, एक महिला अभिनेत्री के तौर पे किन किन समस्याओं का सामना करने को मिला आपको इंडस्ट्री में? हर समस्या का सामना करने मिला है। मेल चॉविनिज्म बिहेवियर मिला है, लोगों को लगता है हीरो ले लिया, हीरोइन की क्या ज़रूरत है, अरे आप दिनेश लाल यादव है ना, आप कर लीजिए। अरे दिनेश लाल यादव जी मेरा घर नहीं चलाएंगे भाई, मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, तो मेरा पेमेंट मेरा ही होगा ना, उनका पेमेंट में से थोड़ी लूँगी मैं या वो देंगे मुझे पेमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें आई हैं। कई जगहों पे लोग सोचते हैं कि बड़े प्यार से बात करेंगे तो हीरोइन रखेंगे। अरे अपने काम से काम रखिए, अपने काम को हम अच्छे से कर रहे हैं, उस काम से आप हमको आकिए ना। आपसे हम अच्छा बिहेव तब करेंगे जब आप हमसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे। और मैं हमेशा वो मेंटेन करती हूँ, मतलब जितने भी हमारे इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस हैं या जितने भी हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहीं पे बहुत ख़राब रहा है। हिंदी फ्रेटर्निटी में मैंने जब स्टार्टिंग में मुझे काम मिला था तो मैंने देखा वहाँ पे रवैया थोड़ा सा ऐसा था कि भाई हम आपको काम दे रहे हैं, तो आपको जब हम काम दे रहे हैं तो आप हमको क्या दे रहे हैं? तो हमने कहा काम देंगे, टैलेंट देंगे और काम करेंगे। लेकिन जब रवैया समझ में आया तो बोलने लगे गुड़िया ये आपके लिए लाइन नहीं है। तो मैंने कहा जी सर नमस्ते, ऐसा बोल के उड़ गया हम, क्योंकि हम समझ गए कि उनका इंटेंशन जो है वो शायद मेरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी नामचीन फिल्म, अच्छे इंडस्ट्री के काफ़ी नामचीन राइटर हु टर्न्ड इनटू डायरेक्टर थे वो, और ऐसे आदमी के पास से ऐसा शब्द आना, मतलब दिल से ना ऐसी आह निकल गई कि भाई कैसे लोग हैं ये लोग। और मैं बहुत नई थी उस टाइम पे, मैंने कहा काम ही नहीं करना, काम वही करूँगी जहाँ पे लगेगा मुझे मेरे टैलेंट पे काम मिल रहा है। और मुझे मिला, वो टेलीविज़न शो मिला, मैंने फट से टेलीविज़न शो कर लिया। उसके बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे काम आया। मुझे लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि ये अच्छी फ़िल्म है। मतलब जो फ़िल्म थी उसका नाम था बैरी पिया, और बहुत ही सुंदर फिल्म थी जो हिंदी के प्रोड्यूसर्स ही थे और वो बना रहे थे, और बिल्कुल नूतन जी का किरदार था, सरस्वती चंद्र जैसी फिल्म जैसी थी उसी टाइप का फ्लेवर का फिल्म था, और बहुत सुंदर परफॉर्मेंस वाला रोल था। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ मुझे मेरे टैलेंट पे काम मिलेगा मैं वहाँ वहाँ काम करूँगी, और जहाँ जहाँ लोगों को लगेगा कि भाई ये काम के अलावा भी कुछ एंटरटेन करेंगी तो सॉरी बॉस, सी यू, गुड बाय। अच्छा, मतलब ये सच्चाई है जिस पे हमेशा चर्चा होता है, स्टूडियो टाइप कुछ है इंडस्ट्री में? 100% होता है, लेकिन आपको कभी कोई फोर्स नहीं करता। अगर लड़कियां बाद में कुछ बोल रही है तो मुझे नहीं मालूम उसका क्या मतलब, उसके लिए क्या मैं बोलूं या उनके साथ में सच में क्या हुआ होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने इतना समझा है कोई भी इंडस्ट्री हो आपके साथ में फोर्सिबिलिटी नहीं कर सकते, या आप ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में मत पहुंचिए। आपको प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस में जाइए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए। आपको कोई अगर कमरे में बुला रहे तो आप क्यों जाएंगे? कमरा तो नहीं है ना शूटिंग करने की जगह। तो आपको भी समझना होगा कि आपको लाइन कहाँ खींचनी है।
अगर जो अच्छी लाइन खींच पाया और समझ पाया कि आपको किस तरीके से काम करना है, मुझे लगता है कभी कोई गलतियां नहीं होंगी, ज़्यादातर नहीं होंगी। और फिर भी कोई ऐसी सिचुएशंस ना आए, इसके लिए आपको हमेशा आपके अपनों को साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि आपको कोई अननेसेसरी की कोई फंसने वाली पोजीशन में नहीं गिरने का कोई ऐसा क्षण आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनों को साथ में रखना चाहिए, आपके साथ में कोई ना कोई साथ में हो ऐसे टाइम पे, मीटिंग्स के टाइम पे, जहां आपको लगता है नॉर्मली ऐसी जगहों पे मीटिंग्स होती ही नहीं है। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक लड़की बेचारी मुझे दिल्ली से फ़ोन करके बोली है और रोने लग गई कि दीदी हमको बहुत झूठ बोले हैं लोग, पटना से बुलाए हैं और हमको दिल्ली में 2 महीने से रोके हैं। हम अपनी मम्मी को लेके आए हैं यहाँ पे, हर बार कुछ ना कुछ बहाना देते हैं कि अभी दिनेश जी के साथ में पाकी जी की शादी हो गई है, अभी उनकी एक बच्ची हुई है तो अभी नहीं मिल पाएंगे, अभी ऐसा अभी वैसा। मैंने कहा अच्छा बेटा। अच्छा, मतलब पाकी जी का दिनेश जी से शादी हुई है? ऐसा उनके कोऑर्डिनेटर जो उनको बुलाए थे दिल्ली में, उन्होंने कहा। अच्छा। तो बेचारी यहाँ से पटना से चली गई। अब सबसे बड़ी समझदारी का काम जो उन्होंने किया वो ये था कि वो अपनी माँ को लेके गई साथ में। अच्छा। तो वो माँ के चपेट के वजह से उसको उसमें से निकाल के उन लोग उसके साथ में कोई भी गलत हरकत नहीं कर सके, वो चीज़ों को कंट्रोल में रख पाई, बिकॉज माँ उनकी साथ में थी। फिर वो मुंबई भी आई, मुझे मिली भी, मैंने वीडियो भी बनाया और मैंने पोस्ट भी किया था कि ये ऐसी हरकतें होती हैं। अगर ये लड़की का सीख आप लोग लेंगे तो आप लोग समझेंगे कि आपको काम करना है तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। और पाकी जी कौन होती है आपको काम देने वाली? अच्छा। काम तो प्रोड्यूसर देता है, काम तो डायरेक्टर देता है, तो प्रोडक्शन हाउस में आपको जाना होता है। और किसी के बहकावे में आके आप चल दी दिल्ली, जाके आप 2 महीने रही हैं, 2 महीने से समझ नहीं पा रही हैं कि भाई आपके साथ में घात हो रहा है। अगर कोई मौका मिल गया होता तो मेरे नाम पे कुछ गलत भी हो सकता था उस लड़की के साथ में। तो मैंने फिर पोस्ट किया अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने सबको ये नोटिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ किसी को काम दे रही हूँ यहाँ बैठ के। तो प्लीज़ ऐसे भुलावे में आके आप लोग कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मैं रहती मुंबई में हूँ, सोशल प्रोफाइल मेरा अवेलेबल है सब जगह पे, आप कैसे दिल्ली जाके बैठ गई? अच्छा। तो ऐसे भी हुआ है। अच्छा, एक समय में बॉलीवुड वाले भोजपुरी में आके काम करते थे। एक सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आके भोजपुरी में काम किए हैं, अजय देवगन भोजपुरी में आके काम किए हैं, धर्मेंद्र भोजपुरी में आके काम किया है, और आज भोजपुरी वाले बॉलीवुड में जाके गाना गा रहे हैं, इस पर ही गर्व महसूस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत गर्व महसूस होता है। देखिए, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया कि कोई भी भाषा को आप उसके लैंग्वेज के छोटे बैरियर्स से कम नहीं आंक सकते। सबसे ज़्यादा शुद्ध हिंदी है और उससे थोड़ी अपभ्रष्ट होती जाती है जब वो भोजपुरी कहलाती है। तो हम जब लैंग्वेज को देखते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से भोजपुरी स्पीकिंग क्राउड जो है, मुझे लगता है सबसे बड़ी संख्या में है। और ऐसे में इस जगह से जो फिल्म निकलती है, हिंदी की फिल्म भले हो, जब वो यहाँ से निकलती है तो वो सबसे ज़्यादा हिट कहलाती है। अगर बिहार हिट तो इंडिया हिट, ये हिंदी फिल्मों का आकलन है। अच्छा। तो अब जब इतनी उनको क्लैरिटी मिल गई है, हमारी फिल्में जब लगती थी तो बहुत ऐसे कई बार हुआ है, सलमान खान जी की भी फिल्म लगी है और हमारी भी एक थिएटर में फिल्म लगी है, 2008, 9, 10 की बात कर रही हूँ मैं। और ऐसे में हमारी फिल्मों को भी उतना ही क्राउड है और उनकी फिल्मों को भी उतना ही क्राउड है। तो रियलाइजेशन उनको भी हुआ कि भाई बिहार में पिक्चर चलना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब ये रियलाइजेशन धीरे धीरे होते गया तो एक फ़िल्म आई उनकी, दबंग। अच्छा। उसके बाद, और उस दबंग ने सबको दबंगई दिखा दी कि हम क्या है। जो मुन्नी बदनाम हुई गाना है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अच्छा। मुन्नी बदनाम का जो वर्जन है, जो हमारा, वो एक ऑथेंटिक गाना है, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरी फिल्म में दाग में। और दाग खूब धमाल मचाई है और उसी टाइम पे सलमान जी की फिल्म लगी हुई थी। तो दाग एक बहुत अच्छी फिल्म रही है जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अलग लेवल पे तहलका मचाई थी। और उसमें मैंने मुन्नी बदनाम हुई पे नसीबन तेरे लिए, ये था गाना, मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए, ऐसे करके कुछ तो उसके वर्डिंग थे। अब उसके बाद की बात ये बता रही हूँ कि जब फिल्में ऐसे समझ में आने लग गई लोगों को, तब फिर उन्होंने हर इसमें अपना अपना पार्ट रखवाना शुरू कर दिया। तो आज हमारे यहाँ के जो भी फेमस सिंगर्स हैं उनको उसका या तो पार्ट बनाते हैं
क्योंकि पूरी फिल्मों में तो रख नहीं सकते आर्टिस्ट को, तो इसलिए उनका गाना रखा जाता है ताकि ऑडियंस को एक बार थिएटर में खींच के लाए और अपनी फिल्में चलवाए। तो इससे हमको समझ में आता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने पावरफुल हैं। हमारे पिक्चरों में हमारी मतलब जनता को खींचने के लिए हमारे इस भोजपुरी का समावेश करना उनके लिए बहुत अहम है। आप जितनी साउथ की फिल्में उठा के देखिए, उसमें आपको विलन ज़रूर बिहारी दिखेगा, नोट करिएगा। क्यों? क्योंकि साउथ वालों को फिल्में यहाँ पे चलानी है, तो इधर का एक किरदार दिखाने के लिए उनको यहाँ का वो एक विलन रखना ज़रूरी होता है। और उसी में सोनू सूद काफ़ी अच्छा कर गए, उनका भी बहुत बड़ा करियर बन गया उधर। तो सिनेमा और व्यक्तिगत जीवन को आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? मैं जब मेरा ऑन फ्रेम वाला काम ख़त्म हो जाता है तो मैं अपना बैग पैक करके सीधा निकल लेती हूँ, और उसके बाद में फिर जस्ट वर्किंग आवर्स में मैं एंटरटेन करती हूँ लोगों को। और जब मेरा काम होता है तो काम से काम। बाकी फिल्म इंडस्ट्री से मेरा वैसा बहुत फ्रेंडली रिलेशन नहीं है कि मतलब आज इनके घर खाना और कल उनके घर खाना। मेरा खाना मेरे घर, मेरे परिवार के साथ। तो ये जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि गॉसिप भी कम रहे और बातें भी कम हो, और अपने फैमिली लाइफ को आप एक अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सको। अच्छा, फिलहाल की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसे माना जाता है कि पवन खेसारी के कंधे पे टिकी हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? अरे अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? देखिए, हमारे इंडस्ट्री के 2 दिग्गज अच्छे सिंगर्स जो है वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनके गानों को लाइक किया जाता है, और नो डाउट उन दोनों की अपनी एक खूबी है। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, इनकी बड़ी कटीली है, और इनके अपने तेवर होते हैं मतलब कंट्रोवर्सी करने के और अपने आप को हाईलाइट रखने के। तो उनके भी अपने तरीके हैं अपने आप को हाईलाइट करना और कंट्रोवर्सी में रहने के। तो उन्होंने अपने आप को न्यूज़ में रखने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ के रखा हुआ है। न्यूज़ में रहना है भाई, कैसे रहना है, हर दिन कैसे रहना है, उसका कुछ ना कुछ कंटेंट उन लोग ज़रूर निकाल लेते हैं, और बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, और लोग लाइक करते हैं उसको। सो देयर इज़ नो हार्म। किसी को मारकाट करके तो, किसी का बुरा करके तो नहीं कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं, अपनी हरकतों से और अपनी मस्तियों से रह रहे हैं। ठीक है, इट वर्क्स फॉर देम, सो व्हाई नॉट। और सच में उनके जो गाने में मधुरता है ना, वो बड़ी मतलब आपको खिंचाती है। मुझे पवन जी का कई गाने पसंद है, लेकिन पवन जी का मुझे कर्पूर गौरम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और मेरे दिन भर में मतलब एक बार मेरे घर पे वो जो मैं पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद में वो चलता ही है। तो है उनके वो माँ सरस्वती जी का वास है। और वैसे ही खेसारी जी का आप देखेंगे, उनकी कोई ना कोई न्यूज़ और उनके कोई ना कोई गाने अच्छे चलते ही रहता है। अपनी फिज़िक भी बहुत अच्छी बना ली है उन्होंने, तो न्यूज़ में कैसे रहना है और अपने आप को कैसे निखारते हुए रहना है। अभी वरुण धवन जी के साथ में वो तहलका मचा रहे किसी गाने में, तो दिखाई दे रहा है हर जगह पे। विरल भयानी से लेके आपके हर इंस्टेंट बॉलीवुड से लेके हर पेज पे वो रॉक कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि इतना मतलब सब अपना अपना एक अलग नाम बना रहे हैं और एक अलग आयाम पे अपने आप को पा रहे हैं। एक पावर स्टार है और एक ट्रेंडिंग स्टार है। एक ट्रेंडिंग स्टार है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, इन सबों के बीच में बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, जिन्होंने इन लोगों पे काफ़ी आके आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, तो ये क्या होता है? ये वास्तविकता होती है या बस ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं कि वास्तविकता नहीं है, लेकिन कितने हद तक क्या चीज़ें हैं इस पे बैठ के हम टीका टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होता है। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, और हर एक की लाइफ में किसी ने किसी तरीके से पहल की है, और वो जब पहल हुई है तो दूसरे ने उसका साथ दिया है, और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का जो नियम है, या हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, तो जब मनमुटाव हो जाता है तो कोई चीज़ों को लेके बातें ख़राब होती है। अब वो किसके वजह से ख़राब है वो तो वो ही बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अच्छा लगता अगर वो प्यार से सुलझ जाती। जब वो लगता है कि कोई किसी को अगर ईगो से उन चीज़ों को मसाज करने लग जाएगा, तो दूसरा भी फिर बोलता है कि मैं येड़ा नहीं हूँ यहाँ पर, मैं भी आपको दिखा दूँगा मैं क्या हूँ। तो वो ये खेला हो जाता है, ईगो मसाज नहीं हो पाता, और सिर्फ ईगो के चलते चीज़ें ख़राब होती है। वरना इंसान तो सभी अच्छे हैं और सब मेहनत करके आगे आए हैं। तो दिनेश लाल यादव, निरहुआ और पाकी हेगड़े की जोड़ी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी सुपरहिट थी, तो दूरी क्यों है इतना? मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में हर एक का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है
और जब तक वो चीज़ें अच्छी चल रही है तब तक अच्छा है, जब आप उसको घसीटने लग जाओगे ना तब वो ख़राब होता है। तो मुझे लगता है कि वो घसीटने वाला टाइम आ जाता अगर और लंबा खींचते, तो मुझे लगा कि वो बेस्ट है कि वी पार्टेड वेज। और अच्छी उसके बाद में मतलब फिल्में उनकी कई अच्छी हीरोइंस के साथ में आई है, और मैं डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने लग गई, जैसे मराठी हुई या गुजराती हुई, पंजाबी हुई, बहुत सारी लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल तो नहीं, तेलुगु और कन्नड़ में मैंने काम किया। तो मुझे भी अपने आप को एक्सप्लोर करना था एज एन आर्टिस्ट। जब आप एक एज आर्टिस्ट काम करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक आर्टिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ों के पीछे घूमो, उसके ऊपर भी आप एक समाज को, दायित्व है आपके ऊपर कि आप समाज में कुछ ऐसी फिल्में करो जिससे आप मतलब उसको लाइफ टाइम के लिए देख सको। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं निरहुआ रिक्शा वाला करने के लिए जब मना कर रही थी पैसों को लेके, अच्छा बजट से ये भोजपुरी इंडस्ट्री का रोना बेचारी हीरोइंस के लिए होता ही है। तो जब मैं मना कर रही थी तभी मुझे दद्दू हैं, उनको हम दद्दू बुलाते हैं, और दद्दू जी ने ऐतराज़ फिल्म लिखी थी, अगर आप जानते हैं तो। अच्छा, ऐतराज़ देखी है? नहीं। ऐतराज़ बहुत अच्छी फिल्म रही है, अक्षय कुमार और करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की। उन्होंने वो फिल्म लिखी थी और उन्होंने निरहुआ रिक्शा वाला लिखी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपने असिस्टेंट को बिठा के लिखवाई थी। तो जब उन्होंने वो फिल्म मैंने जब इनकार कर दिया, मैंने कहा दद्दू मुझसे ना होना, मैं नहीं करनी ये फ़िल्म। तो बोले बेटा मैं चाहता हूँ ना कि तुम ऐसी एक फ़िल्म करो जो 100 बार देखी जाए, ऐसी 100 फिल्म करने से जो एक बार भी देखी न जाए। तो वो जो उनकी बात थी मैंने गांठ बांध ली। मैंने कहा हाँ ये बात तो सच है, कोई ऐसी फिल्म करने का क्या मतलब जो एक बार भी कोई देखने में इंटरेस्टेड ना हो। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी फिल्म है ये तो ठीक है, मैं रेडी हूँ करने के लिए, आप ही बात करेंगे बाकी की, मैं बात नहीं करूँगी। और फिर मैंने वो फिल्म साइन की और मैं उस फिल्म को मैं ठुकरा के करने जा रही थी। साजन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, अभी वो डेथ कर गए हैं, साजन फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनकी फिल्म थी जो लंदन में शूट होने जा रही थी। अच्छा, मेरी फिल्म नकुल वैद करके थे हीरो, जो अब तक 56 करके एक फिल्म आ रही थी उसमें हीरो थे। तो वो फिल्म मैं करने जा रही थी 27 तारीख को। उस फिल्म को मना करके मैंने निरहुआ रिक्शा वाला के लिए ओके किया, एंड मैं उस चीज़ को रिपेंट नहीं करती हूँ। निरहुआ रिक्शा वाला इतना बड़ा हिट हुआ, आपकी और दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्में लगातार कई सारी हिट जी। रही, लेकिन फिर भी कभी अगर कोई पॉडकास्ट होता है या कहीं मंच होता है तो वहाँ पे वो कई सारी और अभिनेत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनके शब्दों में आपका नाम नहीं होता। मुझे लगता है ये उनका अपना पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन मैं खुल के बोलती हूँ, हमारे बीच में ऐसे कोई भी व्यक्तिगत डिफरेंसेस नहीं है। हो सकता है कि छोटी चीज़ों के लिए मनमुटाव होता है, जब दो इंसान काम करते हैं तो कुछ लाइकिंग्स होती है, कुछ डिसलाइकिंग्स भी होती है। मेरे लिए था, कई चीज़ों को लेकर डिसलाइकिंग्स थी और मैंने उसको व्यक्त किया कि इन वजहों से मैं अब काम नहीं करना चाहूँगी। तो ये मेरा डिसीजन था। जी, आपका डिसीजन था कि मैं उनके साथ करना नहीं चाहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, मनोज तिवारी, रवि किशन, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टारों के साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ कोई ऐसा यादगार किस्सा हो जो आप साझा करना चाहें? बाबा रवि किशन जी के साथ में बहुत ही मतलब बोलते ना अंडरस्टैंडिंग वाला एक रिलेशन रहा है। रवि किशन जी के साथ में मेरी दूसरी फिल्म, मतलब पहली फिल्म थी बैरी पिया और सेकंड फिल्म थी सैया से सोरो सिंगार, शायद इस फिल्म का नाम है, जो नगमा जी के साथ में हम लोगों की फिल्म थी। और उस फिल्म में पहली बार मैं इतने बड़े स्टार्स के साथ में सडनली काम कर रही थी, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं न्यू कमर थी। और न्यू कमर के लिए रवि किशन जी उस इंडस्ट्री के हिंदी में भी काफ़ी काम कर रहे थे। नगमा जी जिनको हम देखते हुए बड़े हुए थे, तो नगमा जी की बागी फिल्म हमने देखी थी कईयों बार, और मैं उनकी बहुत बड़ी मतलब इन ऑ थी कि ओ माय गॉड नगमा जी सो ब्यूटीफुल, मतलब मेरा ऐसा था उनके लिए। और सडनली मैं उनके साथ में काम कर रही थी, तो नो डाउट मेरे मन में काफ़ी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स भी थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपने काम को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैंने टेलीविज़न शो किया था, तो मैं अपने डायलॉग्स को बहुत अच्छे से जानती थी, और उस फिल्म के लिए मुझे क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। तो रवि किशन जी के साथ में हमेशा ये रहा है कि जहाँ खड़े हूँ, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ,
मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुमको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ रवि जी आप ही सिखा रहे हैं, मैं बताइए कैसे करना। तो बहुत सारी बारीकाइयाँ जो उन्होंने बताई वो बहुत जेन्युइनली मुझे आगे फ्यूचर में काम में आए, कि किस तरीके से एक परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर आर्टिस्ट एक सीन कर रहा है तो सब कुछ जो होता है उसकी आँखों में होता है। आप हाथ पैर चला के या मुंह चला के डायलॉग नहीं बोलोगे, आप सिर्फ आँखों से बोलोगे, आँखें आपकी बोलेंगी। और बोलते वक्त वो ऐसे करके दिखाते थे। अच्छा। बोलती थी हाँ बस सही। और नो डाउट ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, बट जेन्युइनली उन्होंने कई सारी अच्छी चीज़ें सिखाई और बहुत मज़ा आया। और मनोज जी का तो क्या ही कहना, मनोज जी के तो बहुत मज़े आते हैं जब वो कंट्रोवर्सीज़ को लेके बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। तो हमारी एक पिक्चर थी देवरा बड़ा सतावेला, करेक्ट, शायद वही नाम है। तो उस पिक्चर में जब हम लोग बहुत लंबे अरसे के बाद में काम कर रहे थे, तो हमारा वेडिंग का शॉट था, वेडिंग का सीन था। तो शादी वादी का माहौल पूरा जमा हुआ था। तो ऐसे ही मस्ती में हम लोग सब जब बैठे थे बोले पत्रकार कुछ आए थे, तो बोले कि आप डलवाइए कल के पेपर में कि हम लोगों का विवाह हो रहा है। मतलब ये पहले की बात बता रही हूँ जब उनकी शादी वादी नहीं हुई थी। तो मैंने बोला मनोज जी प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये सब कंट्रोवर्सी ठीक नहीं। क्योंकि इसके पहले एक और कंट्रोवर्सी हमारी हो चुकी थी, दिनेश जी और मेरा कोई शो था ईटीवी पे आ रहा था, और उसमें हमारी शादी हो चुकी, इस तरीके की कंट्रोवर्सी वो करना चाह रहे थे। और दिनेश जी ने उसको मेरे नॉलेज के बगैर पहले ही हाँ बोल दिया था कि हाँ आप लोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सडनली सबके फ़ोन कि भाई शादी हो गई, आप लोगों की शादी हो गई। तो मैं नहीं चाहती थी कि सेम टाइप की कंट्रोवर्सी हो, तो मैंने उनको रोक दिया कि प्लीज़ आप इस पे फोकस मत करिए, आप एक्टिंग पे फोकस करिए और हम लोग काम करते हैं, नॉट के शादी और विवाह, वो तो होता रहेगा। बाकी असल ज़िंदगी में दमदार किरदार तो निभाती ही है, व्यक्तिगत जीवन में क्या रहता है? मतलब रियल लाइफ में मैं हाँ, दमदार किरदार निभाती है, तो रियल लाइफ में क्या रहता है? मैं रियल लाइफ में भी दमदार किरदार निभाती हूँ, लेकिन मैं अपनों के लिए बड़ी इमोशनल रहती हूँ। और ऑफ कोर्स मेरे सभी अपने ही हैं, लेकिन जितनी मैं स्ट्रॉन्ग एट टाइम्स दिखती हूँ, हर बार उतनी ही रहूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ एट द सेम टाइम मैं उतनी ही इमोशनल भी हूँ। अच्छा, कोई सपना रोल जो करना चाहे? मुझे लगता है मेरे लिए तो हर किरदार जो भी मेरे पास आता है वो मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बनता है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस रोल के बाद में मेरे जीवन में मेरे को करने के लिए कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आज जो मिला है चांस उसमें मैं अपना सब कुछ डाल दूँ, अपना सब कुछ झोंक दूँ। अच्छा, पवन सिंह के साथ एक फिल्म थी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, बहुत बड़ी हिट रही है, आज भी उस फिल्मों का क्लिप खूब ज़्यादा वायरल होता है। आपके इंस्टा पे भी उसमें उस फिल्म का एक डायलॉग पिन है। तो उस फिल्म का कोई ऐसा पल या पवन सिंह के साथ कोई ऐसा पल जो आप साझा करना चाहें? बहुत पसंदीदा, बहुत फनी मोमेंट्स थे। लेकिन आप जैसे वो फिल्म देखेंगे आप, इतनी रोमांटिक फिल्म थी। मुझे लगता है सबसे बड़े दुखी आत्मा दो उस फिल्म में जुड़े थे। तो विनय भैया को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहाँ से चुन चुन के लाए हैं। जैसे मैं भी किसी वजह से थोड़ा सा लाइफ के लो सेटबैक में थी, और पवन जी का भी कुछ ऐसा ही माहौल था, और दो दुखी आत्माओं को इस फिल्म में डाला और बोला गया था कि रोमांटिक रोल है, करिएगा। और हम एक दूसरे की शक्ल दिखते थे और फिर शुरू कर देते थे। तो पर्दे पे जो आप करते हो या दिखते हो, ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ में आपके सेम कुछ चीज़ें चल रही हो। आपकी बहुत विपरीत चीज़ें चल रही होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन पवन जी बहुत मतलब आदर सम्मान के साथ में हर चीज़ को सुनते थे। मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए ये एक फ़िल्म जो है वो सिर्फ मेरे हिसाब से आप करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उनके जितने कपड़े थे वो कपड़े मैंने डिज़ाइन करवाए थे। उनका जो हेयर स्टाइल था वो हेयर स्टाइल मैंने लुक डिसाइड किया था कि आप ऐसे ही रखोगे। उनके बाल भी जाके मैं बराबर बना देती कि ये ऐसे ही रहेंगे, इसको हिलाइए मत, ठीक है ना। और वो सुनते थे बड़े प्यार से। तो आप देखिए उसमें फिल्म में जो उनका मासूम सा लुक आ रहा है, बिकॉज वो एक कॉलेज गोइंग टाइप का लुक चाहिए था जस्ट, तो वो लुक आपको देखने मिलेगा। शूटिंग के वक्त में ज़्यादातर ऐसे कोल्ड रीजन में हमने शूटिंग की है, नैनीताल में की है, कुल्लू मनाली में की है। तो ऐसे टाइम पे इतना जल्दी उठना बहुत आसान काम नहीं है कि आप 4 बजे उठे हैं और 6 बजे आप रोल कर रहे हैं, कैमरा शूट कर रहे हैं। तो बहुत दिक्कत में कानू दादा हमारे जो डांस मास्टर थे, कोरियोग्राफर,
वो आते थे, बोलते थे पाकी बेटा देखो ना कल 6 बजे का शॉट है, कैसे करेंगे, पवन जी तो नहीं मानेंगे। और मैं बोलती थी रिलैक्स, मैं हूँ ना। और फिर पवन को जाके थोड़ा सा हम लोग मस्का लगा के बोलते थे चलो ना मेरे साथ में ही चलो ना, कहाँ अकेले जाएंगे, हम लोग इतना दूर जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। और बहुत अच्छे से मान जाते थे, बहुत टाइम पे पंक्चुअल उठते थे, हम लोग साथ में चलते थे। उनका शॉट भी नहीं होता था, बेचारे कपड़े पहन के एकदम खाली नाक खुला रख के, बाकी पूरा मुंह कवर्ड रख के, इतनी ठंडी, पूरा बर्फ़ ऑलमोस्ट उस टाइम पे था। तो ऐसे में हम लोगों ने शूट किया है। तो एक होता है जैसे कि हम आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आर्टिस्ट बहुत नखरेलू होता है, नखरालू होता है, 100% होता है। उसको आपको प्यार से पुचकारना होता है, प्यार देना होता है और बताना होता है। और आप ऐसे प्रेम से काम कराओगे ना, आर्टिस्ट आपके लिए कुछ भी कर देगा। आर्टिस्ट का मन ही वैसा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग एट टाइम्स बड़े प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है पवन जी जैसे आर्टिस्ट के लिए आपको सिर्फ प्रेम से बोलना है, भैया चली ना, और वो कर देंगे। वो इतने सिंपल, मतलब ऐसे है वो, मतलब कई बार आपको लगेगा अरे बहुत एटीट्यूड है, लेकिन उनसे अगर वो प्रेम से आप डेवलप कर पाए रिलेशनशिप, तो उनके जितना सीधा और अच्छा बंदा नहीं है। अच्छा, पवन सिंह के लिए व्यक्तिगत अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? पवन जी को क्या ही कहूँगी, पवन जी मुझे दीदी बुलाते हैं। तो अच्छा, दीदी बोलते हैं। ये ऑफ कैमरा है, मतलब दीदी बुलाने वाला जो ये चीज़ है। एक होता ना आपका हर एक के साथ में रिलेशन डेवलप होता है विथ टाइम। वैसे खेसारी जी मुझे बोलते हैं आप हमारी गार्जियन हैं, तो उनका वो फेवरेट लाइन है मेरे लिए कि आप हमारी गार्जियन हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम से काम करते करते मुझे देखा हुआ है। जब उन लोग इंडस्ट्री में एंटर किए हैं, उन लोगों की फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी और वो रिलीज़ करवाई गई थी, तो कैसे हेल्प किया था दिनेश जी ने भी मिलके, और दिनेश जी ने कैसे उस चीज़ों को करवाया था। तो उस टाइम पे एक रिलेशन डेवलप हुआ है। तो वो चीज़ को जहन में रखते हुए, वो ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। और आज भी सभी लोग उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम मिलते हैं उतना ही प्यार से सम्मान से बात करते हैं और सम्मान देते भी हैं। हाँ, पवन सिंह के साथ आपकी एक फिल्म भी है देवर भाभी, जिसमें वो बच्चे की तरह दिख भी रहे हैं उस फिल्म में। एकदम, देवर भाभी मुझे लगता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, और मुझे लगता है बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा हम दोनों का उसमें। उसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला है। अच्छा, देवर भाभी फिल्म हाँ के लिए मिला है। परिवार फिल्म के लिए भी अवार्ड मिला है। परिवार फिल्म के लिए 2009 में अवार्ड मिला हुआ है। वो याशी फिल्म्स की फ़िल्म है, और याशी फिल्म्स की फ़िल्म अभी मैंने फिर से एक फ़िल्म अभी की है, अम्बे है मेरी माँ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है। और एक अलग लेवल का जो प्यार है ना, एक माता रानी के अंदर और एक छोटी सी बच्ची के अंदर जो एक रिलेशनशिप है माँ का और बच्ची का, एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप उसमें दिख के आएगा लोगों को, और काफ़ी लाइक करेंगे सभी लोग। अच्छा, फिलहाल प्यार का मामला काफ़ी चल रहा है, तो प्यार के लिए कुछ कहना हो पाकी को तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्यार, मेरे लिए प्यार सैक्रिफाइस है। प्यार में आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, लेकिन प्यार में आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपने सच्चा किसी से प्यार किया है, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसको हमेशा खुश रखेंगे, और उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे। उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं या दबाएंगे नहीं, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक जीव है जो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो जो जीना चाहता है। अगर आप उस पर उतना ट्रस्ट करते हो और उसको जीने दो, उसके साथ में उसका साथ दो, और आपको हमेशा दूसरे के लिए भी वही सोचना चाहिए। सो प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए, एक पहिया थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया तो फिर ख़त्म है। अच्छा, आपके नज़र में प्यार का असली मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। मैं उस इंसान के लिए कुछ भी अपने जीवन में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तो आप उसको बहुत निस्वार्थ मन से प्यार करते हो। अच्छा, आप भी 2 बच्चियों की माँ हैं, तो एक बेटी की माँ होने के नाते जो बेटियाँ या जो लड़कियाँ इंडस्ट्री में आना चाहती है या इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश होगा? मेरा संदेश हर एक के लिए यही होगा कि जब आप कोई भी काम करते हैं, तो ये बात तो समझिए कि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं हासिल हो सकता। तो सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए मेहनत करने की। मैंने अपने बच्चों को कभी भी हाथ पे कोई काम लाके नहीं दिया है। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना है। अगर फिल्मों में करना है तो उसने कहा हाँ। मैंने उसको बेस्ट ऑफ एक्टिंग स्कूल में डाला। जाते जाते उसको 7वें 8वें महीने में जब कोर्स ख़त्म हो रहा था, उसको रियलाइज़ हुआ नो मॉम आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। उसके बाद में उसको कुछ समझ में आया,
उसने उस पर स्टडी किया। मैं देखती थी पूरा टाइम टीवी पे कुछ ना कुछ चिपके रहते थे, लोग कर क्या रहे हैं, और मैं सोचती कुछ तो करेंगे, अच्छा। ऑफ कोर्स कुछ तो करेंगे। तो धैर्य भी रखा, डेस्परेट नहीं हुई, उन पे चिल्लाई नहीं। मुझे लगता है कि 18 साल तक आपका फ़र्ज़ होता है आप उनको प्रोटेक्ट करिए, लेकिन उसके बाद में आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उनको थोड़ी सी छूट दे के उनको गलतियां करते हुए, गिरते हुए, सिर्फ उनका साथ दे के उनको सपोर्ट करें, उन पे कंट्रोल ना करें। कंट्रोल करने से वो आपसे सिर्फ और सिर्फ दूर जाएंगे। आप उनके हाथ को ऐसे साथ में पकड़ के जब उनके साथ चलेंगे तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगी कि मैं जो कर रही हूँ मम्मा है पीछे मेरा साथ देने के लिए, वो देख लेंगी। ये उनको होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही किया। उन्होंने अपने करियर में जो भी किया, उन्होंने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से, टिकटॉक से शुरुआत की थी। आज वो इंडिया की सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में जानी जाती है इन लाइफस्टाइल सेगमेंट। तो लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर में उसका नंबर 1 पे नाम आता है। एज इन फैशन कंटेंट क्रिएटर भी उसका ग्राजिया के 3 साल से वो कंटिन्यूसली ग्राजिया की बेस्ट फैशन कंटेंट क्रिएटर रही है। वो दुनिया की सैर करती है, हर जगह पे जाती है, उसको बेस्ट टू बेस्ट फ़्लाइट्स मिलती है, उसको डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स बुलाती हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन करना होता है। और जितने ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, वो ब्यूटी मेकअप में जितने ब्रांड्स हैं वो सबका वो कैंपेन करती हैं, लीड करती हैं। तो वो जो अपना जीवन जीना चाहती थी वो अपना जीवन वो जी रही है अपने टर्म्स पे। वो कहीं उसको नहीं मन करता है वो बाहर जाके शूट नहीं करती है, घर में ही पूरा सेट बना हुआ है और वहीं पे वो लोग शूट करते हैं और अपने टर्म्स पे काम करती है, किसी के अंडर काम नहीं करती। सो वो जो चाहती थी, जैसे जीना चाहती थी, वो वैसे जी रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा, प्यार के टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें से कुछ सवाल छूट गया हमसे। जैसे कि प्यार होता है किसी से, तो इसमें क्या प्यार का मतलब क्या है कि शादी होना ही चाहिए? देखिए, आप एक समाज में रहते हैं, तो आप अगर यूएसए में रहते हैं तो मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रेम करते हैं और वो पर्सन आपको लाइक करता है और वो प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, शादी वाले बंधन में नहीं रहना है, तो अगर आप यूएसए में रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, तब मेरे लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे शादी का महत्व है, हमारी संस्कृति में शादी का बहुत अहम जगह है और हम इंडिया में हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो हमारी जो हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे हमको ये होता है कि आपको फाइनली शादी के बंधन में जाना ही है। क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसको जब आप कन्वर्ट होता है वो शादी में, शादी का नाम दिया जाता है, तो उसके बड़े पवित्र रिश्ते के हिसाब से देखा जाता है। वही चीज़ अगर आप बिना शादी के लिव इन में किसी के साथ में हैं तो उसको बुरी नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों को अच्छा माना जाता है और इन चीज़ों को बुरा माना जाता है। तो क्या प्यार ज़बरदस्ती पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप एक घर में रहिए और आप अपने पति से 24 घंटा झगड़ा करते रहिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, रहेगा? बिल्कुल नहीं। आपके सामने चुपचाप रहेगा, जैसे आपकी पीठ हो गई वो भगलेगा, कहीं और निकल के अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती कभी भी हासिल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। प्यार में जब दिल टूटता है तो आदमी भी टूट जाता है। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल होता है ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। जैसे कोई नशे की आदत लगा लेगा, अपने आप को खोना चाहता है, तो कोई ऐसी बुरी आदतों की या संगत की उसको लत लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो वीक होता है, उसका मोमेंट होता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, कोई एक उसकी पूरी दुनिया है और उसके नेक्स्ट सेकंड उसकी वो पूरी दुनिया कहीं और दुनिया बन गई है। तो दिल है भाई। तो प्यार को लेके क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहूँगी कि प्यार पैसा देख के नहीं होता है, प्यार होता है। और जब आपको किसी इंसान के लिए वो असीम प्यार फील हो और आपको लगे कि उस इंसान के साथ में आपकी ज़िंदगी आपको बसर करनी है, तो आप उस चीज़ को टाइम दे के, समझ के आप अपना डिसीजन लें, लेकिन उसमें जल्दबाजी ना करें।
क्योंकि बहुत बार आप इन्फैचुएशन और प्यार में कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ज़रूर पहले एज फ्रेंड उस इंसान को समझिए, उस इंसान की अच्छाइयों को समझिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उस इंसान की बुराइयों को समझिए, क्योंकि आपको उस इंसान को अगर एक्सेप्ट करना है तो उस इंसान को उसकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिल्म वाले प्यार और रियल वाले प्यार में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? फिल्म वाले प्यार में डायरेक्टर बोलता है आपको प्यार करिए और रियल वाले प्यार में आपको खुद को फील होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहने लग गए हो। तो जब आपकी चाहत एक मैच्योर्ड लेवल पे कन्वर्ट होने लगती है और आपको लगता है कि अगर इसी इंसान के साथ में मेरा जीवन आगे मैं बढ़ाऊँ तो कितना कितना आनंदमय होगा, ये आपको जब रियलाइज़ होने लगता है तो आपका खिंचाव शादी के तरफ जाने लगता है, सीरियसनेस के तरफ जाने लगता है, कमिटमेंट की तरफ जाने लगता है। आपको लगता है कि उस दूसरे इंसान की हर उस बात को मैं पूरा करूं, उसको वो हर खुशी मैं दे दूं, और उस खुशी के लिए आप बड़े बेचैन रहते हैं। आप चाहते हैं मैं ज़िंदगी में अच्छा करूं ताकि मैं उसको खुश रख पाऊं। तो जब ये होने लगता है तो इसका मतलब है कि आपको सच्चा प्यार होने लग गया, क्योंकि आप अपनी खुशियों को नहीं ढूंढ रहे, आप उस दूसरे की खुशियों को ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे खुश करूं। लेकिन नहीं, फिल्मों में लड़कियां देखती है कि हीरो इस तरह से लड़की से प्रेम कर रहा है, हीरोइन से प्रेम करता है, तो लड़कियां भी एक्सपेक्ट करने लगती है अपने बंदे से कि मेरा वाला भी मुझे इसी तरह से प्रेम करे। तो ये संभव है क्या? देखिए, ये बहुत काल्पनिक दुनिया है। फिल्मी दुनिया को आप रियल लाइफ के साथ में बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में ऐसी कई सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती है जो वास्तविकता में होती है। आप जब एक इंसान के साथ में रहने लगते हो, एक दिन रह के देखना, आप हो सकता है कि उसका ब्रश रखना भी आपको अच्छा न लगे। अरे यार, ये ब्रश ऐसा क्यों रखा है, ये इधर रखो ना। आप जब इंसान के साथ में रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगेगी या क्या चीज़ है जो आपको बुरी लगेगी। तो आपको जो फिल्म में दिख रहा है वो आपको ब्रश करते हुए नहीं दिखाएंगे, आपको वो एक्चुअल लाइफ में देखना होगा, समझना होगा। और मैं चाहूँगी कि हमेशा कोई भी लड़की अपना डिसीजन जब भी ले, और या लड़का अपना डिसीजन जब भी ले, तो ज़रूर उस इंसान के साथ पहले दोस्ती करे। उससे बेटर रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं ना, तो आप अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, अपने फियर, आप किस बात से आपको डर है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या बेस्ट पॉइंट्स है, क्या वर्स्ट पॉइंट्स है, सब उस इंसान को पता होता है। उस इंसान के सब पॉइंट्स आपको पता होता है। तो जब वैसे होता है, आप तैयार होते हो कि हाँ, मैं इसको इसकी बुराइयों के साथ में या अच्छाइयों के साथ में या इसकी कमज़ोरियों के साथ में भी मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ या सकता हूँ। हाल ही में आपका सम्राट चौधरी के साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, तो क्या पॉलिटिक्स में आने होने का विचार है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव है? तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में लाके ही छोड़ेंगे आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने का विचार है इसलिए मैं उनसे मिली हूँ। हाँ, लेकिन जैसे मैंने अपने फाउंडेशन में काम करना शुरू किया, सेल्फ़ डिफेंस के ऊपर हुआ या रोज़गार के ऊपर हुआ, तो मुझे रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है कि इसमें इस दिशा में अगर काम करना है या मुझे अगर शिक्षण पद्धति में इसको लाना है, तो उसको शिक्षण पद्धति में लाने के लिए मुझे 100% ऐसे लोगों से कनेक्ट होके ही इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सही दिशा में, सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच पाएगा और हमारी बेटियों के लिए हम सेल्फ़ डिफेंस जैसी टेक्निक्स को अवगत करा सकते हैं। क्योंकि वो जब तक शिक्षण पद्धति में नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता हर घर की हर बेटी सेल्फ़ डिफेंस से टैलेंटेड हो पाएगी। वो टैलेंट अगर उसमें आना है तो एक ऐसे एज में उसको शुरू करना होगा जिस एज में बच्चे बोलना सीखते हैं। अगर उसी एज में वो सीख जाए तो मुझे लगता है कि वो फ्लॉलेसली कोई भी चीज़ को अपोज कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उनको गुड टच बैड टच क्या होता है इसका अंदाज़ा रहेगा, और वो चीज़ों को समझने की और उन चीज़ों को अगर अगेंस्ट उनको कुछ रिएक्शन देना है तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि करना क्या है। और इसी दिशा में मैंने जब काम करना शुरू किया तो मेरा पॉलिटिकली कई लोगों से मिलना जुलना भी होने लग गया। एंड इसी दौरान मेरी सम्राट जी से भी मुलाकात हुई है। बट ऑफ कोर्स बिहार में इलेक्शन का समय है, तो ये सुर्खियाँ ज़ोरों शोरों से अब शुरू हो गई है कि मैं ऐसे कुछ सक्रिय होना चाहती हूँ। बात करते करते रियलाइज़ ये भी हो रहा है कि अगर इस दिशा से अगर लोगों का कुछ भला होना है तो वाई नॉट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं।
लोगों को सही दिशा में हेल्प दे पा रहे हैं। आज हम 2-3 दिन पहले ही जबनिया जैसे गांव गए थे, और मैं ये आज से नहीं कर रही हूँ, मैं ये कई सालों से करते आ रही हूँ कि जब कोई बाढ़ग्रस्त प्रदेश होता है या कोई रीजन होता है तो वहाँ जाती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि आप यहाँ से हेल्प अगर उनको कर देंगे तो वो हेल्प जाते जाते उन तक नहीं पहुँच पाएगी जिनको उनकी एक्चुअली ज़रूरत है। इस बात को आप मानेंगे जब आप वहाँ जाके उनसे बात करेंगे कि आपको राहत मिली, तो आपको जेन्युइन आंसर मिलेगा कि मिली या नहीं मिली। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी मेहनत का पैसा अगर मुझे सही जगह पे देना है तो वो मैं खुद जाकर उन तक पहुँचाऊँगी और देखूँगी क्या वो उन तक पहुँचा है, और उससे जो उनके चेहरे पे एक राहत या एक खुशी जो होती है वो देख के मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और मेरे लिए ये बहुत मतलब सुकून वाली चीज़ है। मैं किसी को दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी करते नहीं आई हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ। सो ये सभी जानते हैं कि मैं करते आ रही हूँ हमेशा से। अच्छा, अगर मौका मिलता है तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मुझे लगता है कोई पार्टी से मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नेता उस पार्टी में अच्छा या बुरा हो सकता है। पार्टियाँ तो सभी अच्छी है और सभी एक दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन किसी पार्टी में कोई प्रतिनिधि अगर अच्छा है तो उनके नीचे के जो लोग हैं वो शायद अच्छे नहीं होते हैं। किसी पार्टी में कोई अगर अच्छा लीडर है तो उसके अलग कई सारे मुद्दे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते या ख़राब होते हैं या सही दिशा में नहीं होते हैं, या जो उनके जो एक्ट्स लागू होते हैं उनको सही तरीके से नीचे तक पहुंचाया नहीं जाता। तो मैं बिलीव करती हूँ कि पार्टी कोई भी हो उसमें वो पर्टिकुलर नेता किस तरीके से काम करता है या नेतृत्व कैसे करता है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे जुड़ेंगे या मुझे अगर कोई मुझ पे विश्वास दिखाएंगे तो वो किसी पार्टी के लिए नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ मेरे लिए दिखाएंगे, और उस विश्वास पे मैं खरी उतरूँ अगर कभी मैं पॉलिटिक्स में आई तो। अच्छा, अंततः जाते जाते हम चाहेंगे कि कुछ मजेदार सवाल करते हैं, रैपिड फायर टाइप। अच्छा। जैसे दिस फायर लगा देंगे का? दिस और डैट, Okay. यह या वह, दो Okay. सवाल हम रखेंगे जिसमें से कोई एक चुनना आपको होगा। ओके, फाइन। शुरू कर सकते तो हैं? रैपिड फायर में पहले चुनना है और उसके बाद में जवाब देना है? नहीं, हम फिर? 2 ऑप्शन देंगे आपको, ये या वो, बस दिस उतना ही? और डैट। उसका जवाब नहीं देना है? हाँ, मतलब दोनों में से कोई एक चुन लेना है आपको। ठीक, अभी अच्छा। करके देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा ऐसा। अच्छा, जैसे कि चाय या कॉफ़ी, कॉफ़ी। फिल्म या वेब सीरीज, वेब सीरीज। रविवार को शूटिंग या रविवार को आराम, आराम एनी टाइम। गांव की सादगी या शहर की रौनक, दोनों। कॉमेडी रोल या सीरियस रोल, कॉमेडी भी और सीरियस भी, दोनों। मैंने दोनों अच्छे किए हैं। रवि किशन या मनोज तिवारी, रवि जी मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। एज अ फ्रेंड हम लोगों की बहुत मस्तियाँ रही हैं जो हम लोग ही बैठ के खाली मस्तियाँ किए हैं, तो ऑफकोर्स मनोज जी के लिए मेरे लिए हाई रिगार्ड और हाई रिस्पेक्ट है, बट मैं उनसे उस लेवल की दोस्ती नहीं कर पाई हूँ जैसे मेरी रवि जी से है। साड़ी या वेस्टर्न, सारी। सुबह जल्दी उठना या रात देर तक जगना, दोनों बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठने में एक अलग मतलब एक एनर्जी आ जाती है। डायलॉग बोलना या गाना फिल्माना, दोनों इंटरेस्टिंग है। भोजपुरी ऑडियंस का प्यार या बॉलीवुड का ग्लैमर, भोजपुरी ऑडियंस का प्यार। वाह, काफ़ी शानदार आपने जवाब दिया। थैंक यू। कुछ ऐसे सवाल जिसके आपको जवाब देना है। अच्छा, आपका पसंदीदा हीरो? अभी इसमें मुझे पूछना होगा बॉलीवुड या भोजपुरी? मैं बॉलीवुड प्रेफर करूँगी प्लीज़। अच्छा, बॉलीवुड से आपका पसंदीदा हीरो? आमिर खान फॉर हिज एक्टिंग एंड सलमान खान फॉर हिज स्टाइल। आपकी पसंदीदा हीरोइन? आलिया भट्ट फॉर नाउ। अच्छा, भोजपुरी या बॉलीवुड? मतलब आपको कौन सा ज़्यादा मज़ेदार लगता है, भोजपुरी या बॉलीवुड? मैं भोजपुरी फिल्में कम देखती हूँ, मैं परफॉर्मेंस ज़रूर करती हूँ लेकिन फिल्में कम देखती हूँ। देखती तो हूँ बॉलीवुड या फिर साउथ की फिल्में। ऐसा डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? संजय लीला बंसाली। कोई ऐसा अब तक की प्यारी फिल्म या सबसे प्यारी फिल्म जो आपके दिल के करीब है? सदमा। शूटिंग सेट पर सबसे फनी एक्सपीरियंस? मैं ऑलवेज़ फ़नी हरकतें करती हूँ, मुझे बिल्कुल सीरियस रहना पसंद नहीं है। मैं हर एक की मस्ती मजाक उड़ाती रहूँगी और मैं हर एक को परेशान करती रहूँगी। आपकी मनपसंद डिश? अभी फ़िलहाल तो बाटी चोखा पे बहुत चल रही हूँ, पटना में जो हूँ। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? करप्शन मिटाने की कोशिश।
अच्छा, सुपर। दोगले लोगों को जीवन से हटाऊंगी, नेगेटिव लोगों को बार कर दूंगी, और जो शब्द यूज़ कर रही हूँ, जो रेप में बिलीव करते हैं उनका सत्यानाश कर दूंगी। अच्छा, वही जो अम्बे मेरी माँ जो फिल्म कर रही है, वही अम्बे वाला किरदार में आ जाएंगे। एकदम अम्बे माँ में आ जाऊंगी और सबको बराबर लेसन सिखा दूंगी कि हर चीज़ का जवाब कैसे दिया जाता है। लड़की के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काट के साइड में कर दूंगी। अच्छा, अगर एक शब्द में आपको अपनी ज़िंदगी को बयां करना हो तो वो कौन सा शब्द होगा, या वो शब्द क्या होगा? मी एंड माई फैमिली। चलिए, बहुत शानदार रहा। आज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और जो भी बातें थी, जो भी सवाल था, उसको दिल खोल के आपने रखा। तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अनमोल ऑन द शो। बहुत ही अच्छा लगा, एंड इट वाज रियली अ वेल सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर सेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज की गेस्ट थी पाखी हेगड़े, और बहुत कुछ हमें लगता है कि आज आपको इनसे सीखने को मिला होगा। बाकी आप अगले एपिसोड में आप किन्हें देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग के बातचीत में क्या आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है, आप अनमोल टॉक्स देख रहे थे।